नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एक तो देश भर के ऐसे ईमानदार, बेखौफ और संवेदनशील डॉक्टरों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले 1 सप्ताह से लगातार हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी दर्शक आप हमसे जुड़ेंगे, उनके लिए हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि 1 सप्ताह से जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे जो सामने जिनसे हम लड़ाई कर रहे हैं, वो कमजोर नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं। दुनिया भर के मेडिकल माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। देश के मेडिकल माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। स्टेट गवर्नमेंट के करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के गलत नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। और हम दरवाजा खटखटा रहे हैं न्यायालय तक का। इस लड़ाई में हमारे साथ देश भर के ईमानदार, बेखौफ, बेहद संवेदनशील और जरूरतमंदों के साथ खड़े होने वाले वो डॉक्टर हैं जिनके सहारे हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। अगर वो नहीं खड़े होते तो हम इस लड़ाई को इस तरह से लड़ नहीं पाते। हमारे दर्शक बड़ी संख्या में अब हमारे साथ आ रहे हैं, लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं कि आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। लड़ाई है मेडिकल माफियाओं के खिलाफ। हम पिछले 7 दिन से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट का फिर से खौफ पहुंचाया जा रहा है जनमानस में। और यह खौफ और कोई नहीं, खुद को जिम्मेदार कहने वाले वो डॉक्टर कर रहे हैं जो इन माफियाओं के साथ मिलीभगत में हैं। वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर जो ना तो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, ना ही संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ हैं, लेकिन वो नेशनल टेलीविजन चैनल पर रोज आकर के सुर अलाप रहे हैं और खौफ पैदा कर रहे हैं जनमानस में। उनके खिलाफ ये लड़ाई है। उन करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ लड़ाई है जो एक ऐसा गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं जिसमें आम जन फंसते जा रहा है, आम जन परेशान हो रहा है और उनके पास कोई वे आउट नहीं है। हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम पूरे देश भर में ओपिनियन बनाएंगे और सरकारों को मजबूर कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कि आप जनमानस और विशेषज्ञों की बात सुनिए। साइंस से समझौता हो रहा है, विज्ञान से समझौता हो रहा है, विज्ञान को दबाया जा रहा है और क्वेक्स, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए सारे तरह के समझौते कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ ऐसे साइंटिस्ट खड़े हो गए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी विज्ञान से समझौता नहीं किया। इसलिए मैं उनके सहारे आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई को हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और इन ताकतवर माफिया के खिलाफ, जिनके पास पैसे का गुरूर है, शासन का गुरूर है, इनके खिलाफ हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। कल एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वो एक बयान दे रहे थे। कमाल बात है कि हमारे यहां भी किताब लिखने का सिलसिला शुरू हो गया है। डॉक्टर एंथनी फॉची बीच में किताब लिख करके अपना व्यापार कर रहे थे। कोविड-19 में उन्होंने कुछ किताबें लिख दी। यहां भी हमारे यहां आईसीएमआर के प्रमुख ने एक किताब लिख दी है। उसके अब जब उसको प्रकाशित किया जा रहा था, पब्लिक डोमेन में उसके विमोचन हो रहा था उस किताब का, तो उस किताब के विमोचन समारोह में एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं अब कि ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलेगा तो जरूर, लेकिन फैटल नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आ सकती है। आज भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिशियल कह रहे हैं तीसरी लहर आ सकता है। अब बताइए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी जिम्मेदार संस्था ये काम कर रही है, वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नीति आयोग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि संभवतः तीसरा लहर नहीं आएगा। मतलब
वेस्टेड इंटरेस्ट कह रहा है कि तीसरा लहर आएगा, लेकिन जब हम लोगों ने आवाज उठाई और साइंटिस्टों ने आवाज उठाना शुरू किया तो उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो पीछे हट रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं, तीसरा लहर नहीं आ सकता है। आज तो एक और रिपोर्ट हमको देखने को मिला कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये एक प्रकार से रामबाण होगा, क्योंकि ये वेरिएंट के टूटते म्यूटेशन जितना होते जा रहा है, अब उस जगह पर म्यूटेशन आ गया है जहां से इस वायरस के अधिक फैलने की संभावना नहीं है, और अगर फैलेगा भी तो बेहद कमजोर वायरस होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन बच्चों पर वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, बूस्टर डोज तैयार हो जाना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को सिक्योर करने के लिए बूस्टर डोज लगा देना चाहिए, या उनको वैक्सीनेशन के घेरे में ले आना चाहिए। ये अभी भी षड्यंत्र चल रहा है मित्रों, लेकिन हमने जो बीड़ा उठाया है कि इस षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे, वैज्ञानिकों के सहारे, विशेषज्ञों के सहारे और आपके सहारे, और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो आज हम बताएं कि आज हमारे साथ देश भर से विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। नागपुर से जुड़ रहे हैं नागपुर एम्स के एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी। बहुत स्वागत है कुशवाहा जी आपका। थैंक यू सर। डॉक्टर माया बलेचा जुड़ रही हैं बड़ौदा से, जबरदस्त काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को तीसरा खत लिखा है, उस खत का कंटेंट क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी जुड़ रहे हैं पुणे से, लगातार इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कानूनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं आम जनों के लिए, संवेदनशील इंसान नीलेश ओझा लॉयर, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। नमस्ते नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर बलेचा, डॉक्टर बैनर्जी और नीलेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने कहा कि आप सबके सहयोग से हम इस लड़ाई को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं उन माफियाओं से, उन मेन स्ट्रीम मीडिया माफियाओं से भी, जो लगातार इनके साथ कनाइवेंस करके हमारे जनमानस को डराने का काम कर रहा है। कल डॉक्टर संजय राय हमारे साथ थे, एम्स के एपिडेमोलॉजिस्ट थे। वो कह रहे थे कि हमसे ना तो पूछा जा रहा है, ना हम 3 में हैं ना 13 में हैं, कौन नीति बना रहा है ये कहना मुश्किल है। उन्होंने आवाज उठाई बड़ी मजबूती से, और आज एम्स के डायरेक्टर और आईसीएमआर के चीफ दोनों बैकफुट पर हैं। दोनों बैकफुट पर यह हम लोगों की सफलता है, और हमको उम्मीद है कि आपके सहारे हम इस लड़ाई को प्रधानमंत्री कार्यालय तक और राष्ट्रपति भवन तक ले जाएंगे। आज से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सिग्नेचर कैंपेन चलाएं देश भर में, भुवनेश्वर से, कोलकाता से, मद्रास से, बेंगलोर से, सूरत से, बड़ौदा से, पुणे से, मुंबई से, हर जगह के डॉक्टर हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। सब हमें व्यक्तिगत रूप से संदेश भेज रहे हैं कि आप इस लड़ाई को लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। और आप जैसे योद्धा नीलेश जी अगर आप खड़े हैं तो हम कानून के सहारे भी उन्हें मात देंगे, क्योंकि हम सत्य को झुकने नहीं देंगे, सत्य को परेशान होने नहीं देंगे, ना सत्य को पराजित होने देंगे। विज्ञान जीतेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। विज्ञान जीतेगा। हम इन क्वैक के सामने, इन भ्रष्टाचारियों के सामने हम लोग हथियार नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर माया बलेचा, आज आपने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, जरा उस पत्र का मजमून क्या है ये पढ़ करके हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारा प्रधानमंत्री को लिखा हुआ तीसरा खत है। जैसे पहले हमने चर्चा की थी, पहला खत क्योंकि इस देश के ज्यादातर जून जुलाई में ही 67.6% लोगों में इम्यूनिटी आ गई थी वैक्सीन के बिना, तो इतनी बड़ी वैक्सीन ड्राइव की कोई जरूरत नहीं थी। वो पहला खत था। दूसरा, और जैसा आप बता रहे हैं, हम जरूर मानते हैं कि दूसरा खत जो हमने बच्चों को वैक्सीन, कोविड वैक्सीन नहीं देने के लिए खत लिखा था, और उसके बाद काफी आवाजें उठी है, उसके कारण आज तक वो अक्टूबर से बोल रहे हैं कि हम बस अब शुरू कर रहे हैं, मगर आप जैसा बोल रहे हैं थोड़ा बैकफुट पर है, बच्चों का वैक्सीन शुरू नहीं हो रहा है। अब तीसरा जो मुद्दा, क्योंकि इन लोगों ने इतने सारे लोगों को वैक्सीन तो दे दी है, मगर आपको पता है
कि कैसे खेत में खड़ा इंसान वैक्सीन ले रहा है, कई जगह स्कूटर पर खड़ा इंसान, तो ना वैक्सीन देने में कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, ना ही वैक्सीन देने के बाद उनको क्या हो रहा है। मैं जहां रहती थी पूरे साल में कोई मृत्यु नहीं देखी थी, मगर वैक्सीन आने के बाद, और मैंने खुद ने इंटरवीन करके बोला है कि इसका आप डी डाइमर करो, उसका हेडेक क्लॉटिंग से हो रहा है, और फिर वो इंसान बचाया जा सका। मगर सब में तो हम नहीं पहुंच सकते। हमने कितनों की मृत्यु वैक्सीन आने के बाद ज्यादा सुनी, तो इस बात से हम काफी समय से चिंतित थे। तो हमने मतलब इंडियन डॉक्टर्स फॉर ट्रूथ, जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की इनिशिएटिव है, उन्होंने ये अब हद हो गई है, आप जश्न मना रहे हो कि हमने 100 करोड़ दे दिए, दूसरे हफ्ते बोलते हैं नहीं 92 करोड़ दिए हैं, पता नहीं कितने दिए हैं, मगर जिनको भी दिया है उनका पीछे से क्या हाल हो रहा है उसका कोई फॉलो अप नहीं हो रहा है। ये हकीकत है। डॉक्टर्स इसे सस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। किसी को कुछ हो रहा है तो ये पहले कभी सोचते नहीं है कि ये वैक्सीन से हो सकता है। मतलब एक मजे की बात बताऊं, आज मेरे क्लासमेट ने आज मुझे पूछा, उसको मैंने ये लेटर भेजा, AEFI क्या होता है। आप ये सोचिए, इस देश के डॉक्टरों को AEFI वर्ड पता नहीं है। मतलब कि एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये वर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़कर इतना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते थे, पहले भी तो चलते थे, मगर ये वर्ड हमारे डॉक्टरों तक को पता नहीं होता है कि इम्यूनाइजेशन से कुछ हो सकता है और इसके फॉलो अप जरूरी है, इसका रिकॉर्ड जरूरी है, क्योंकि ये तो पूरा लंबा टाइम तो क्या बोले, शॉर्ट टाइम के लिए भी ये पूरे सेफ्टी डेटा गवर्नमेंट ने अपनी साइट पर लिखा हुआ है कि हमारे पास कोविड-19 के वैक्सीन का सेफ्टी डेटा नहीं है। ये इतना क्लियर कट वर्ड्स है, गवर्नमेंट ने तो लिख के दे दिया। इसके बाद जैसे कि हमने हमारे खत में लिखा है, पहले जैसे ही डॉक्टरों को देना शुरू किया तो जनवरी के महीने में 11 डॉक्टर्स की डेथ हो गई वैक्सीन के बाद। तभी कितने सारे वायरोलॉजिस्ट, दूसरे हेल्थ केयर में फील्ड में काम करने वाले डॉक्टर्स वगैरह ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को, फिर हमारे NTAGI के चेयरपर्सन NK अरोरा जी को, सबको लिखा कि आप ये मॉनिटरिंग करो। हर बार हाँ बोलते हैं, वो खुद NTAGI में भी है और वो खुद AEFI कमिटी में भी है, मगर डॉक्टर NK अरोरा, Audio not clear, madam. audio is not clear. No, yes, it is coming. Yes, it is coming. Yeah, please go ahead. So हमने लेटर की शुरुआत ही वहीं की है कि डॉक्टर NK अरोरा, जो खुद दोनों में है, वैक्सीन देने में भी चेयरपर्सन है और वो AEFI कमिटी में भी वो खुद है, तो उनका, और जनवरी से उनको ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। बाकी तो पूरी वर्ल्ड लेवल के पता करते हैं, यहाँ के डॉक्टर ने ये बोला इसलिए ये खतरनाक बीमारी है। तो आप क्यों, अमेरिका में जैसे सिस्टम है कि हर कोई ऑनलाइन इसे दर्ज करा सकता है। मैंने खुद ने फोन करके एक सेंटर पर पूछा, उन्होंने जो इमरजेंसी नंबर दे के रखा है कोविड का, कि भाई मेरे आसपास मैं 4 जन को जानती हूँ जिनको वैक्सीन बाद डेथ हुई है, मैं रिपोर्ट कहाँ करूं? बोलते हैं इसका तो कुछ खास पता नहीं है, ऐसा जवाब मिलता है। तो हमारा ये खत में प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, उसमें डेफिनेटली वी वांट टू एम्फेसाइज कि डॉक्टर NK अरोरा ने जनवरी में, फरवरी में, फिर मई महीने में, आप बोलो जनवरी फरवरी में उनको वार्निंग दी गई है, मई महीने में वो खुद बोल रहे हैं
कि हाँ AIFI रिपोर्टिंग की सिस्टम ठीक नहीं है, वो ठीक करनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, पब्लिकली डिस्प्ले होना चाहिए। होता कुछ नहीं है, मई महीने से वो खुद कह रहे हैं, मगर उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। और आप समझिए कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि इसके रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि इतने लोगों को, एक वेबसाइट के हिसाब से 10,000 से ज्यादा लोगों को की डेथ हुई है, वो तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कलेक्ट किए हुए हैं। आप मतलब वो अवेकन इंडिया मूवमेंट की ही वेबसाइट है कि जैसे जैसे न्यूज़पेपर में देश के किसी भी कोने से आता था तो उसका, और AIFI कमेटी के पास सिर्फ 300-400 आता है, उसमें से वो 200 कुछ करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, और जाके सिर्फ एक, आप सोचिए, सिर्फ एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाते हैं, मतलब हेमरेज भी होता है। आजकल हम इतने सारे हार्ट अटैक सुन रहे हैं, ब्रेन हेमरेज सुन रहे हैं, पर्सन कोलैप्स हो गया, उल्टी होके मर गया। उल्टी कैसे होती है? ब्रेन में कुछ होता है, पहली बात उल्टी होती है इंसान को। आप ये सोचिए कि USA और यूरोप में जहां भी 1%, पहले का अभ्यास है कि सिर्फ 1% AIFI रिपोर्ट होते थे, वहां लोग करते नहीं है कि कौन करे चलो छोड़ो, कौन करे चलो छोड़ो। वहां पर भी इतना महीनों में थाउजेंड्स में डेथ रिपोर्ट हो गए, और हमारे देश में सिर्फ एक। जो कोविशील्ड को 16 देशों ने बैन कर दिया है, कई देशों में 30 से नीचे, कोई देश ने 45 के नीचे, शुरू में जर्मनी ने 60 से नीचे, तो ये देने का ही नहीं। वो वैक्सीन हमारे देश में 80% लोगों को वो मिला है, और सिर्फ एक बंदा हेमरेज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से मरा हो, ये हो सकता है? मतलब किसी की समझ में ना आए ऐसी इस तरह का। और जब यूरोपियन अथॉरिटी को इसका देने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए बोला, तो हमारे पास कोई उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए हमारे देश का इवैल्यूएशन हो ही नहीं सका कि कोविशील्ड से या किसी भी वैक्सीन से क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं चल रहा है। खुद तो डॉक्टर माया, आप अभी जो प्रेग्नेंट वुमेन को लगाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, इसको लेकर भी आपने कोई इस खत में कुछ मेंशन किया है प्राइम मिनिस्टर को? देखिए, इस खत में हम अभी सिर्फ कि भाई जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको कुछ भी गलत असर आ रहा है उसकी रिपोर्टिंग का, ये खत उसके लिए था। इसके पहले वाला जो सबसे पहला था, तभी से हम कह रहे हैं कि हमारे देश में किसी को भी वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, आप स्टॉप करो ये वैक्सीन ड्राइव। जो दूसरा खत लिखा उसमें तो प्रेग्नेंट वीमेन को देने की ये सोच सकते हैं वही सबसे, क्योंकि जब से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी थैलिडोमाइड की, कि एक पेन किलर देना शुरू कर दिया था, उसके बाद हाथ पैर बिना के बच्चों का जन्म शुरू हो गया। तब से एक क्या बोलते हैं, थंब रूल बन गया है कि प्रेग्नेंट वीमेन को आप लंबे दौर तक टेस्ट किए बिना कोई दवाई नहीं दे सकते। अभी ये वैक्सीन तो इवन बाकी लोगों के लिए भी लंबे टाइम के लिए कोई इसकी जांच नहीं हुई है, ऐसा वैक्सीन, और वो भी किस रोग के लिए, जिस रोग की 0.05% इन्फेक्शन मोर्टालिटी रेट है, जो एक सीजनल फ्लू से भी कम है। या अगर एक उम्र के बाद या तो आपको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज है तो आपको ये नहीं, तो दूसरा पहले भी इन्फ्लुएंजा वायरस से भी न्यूमोनिया होके लोग मरते थे। अगर आपकी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर आपकी उम्र, जिस देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहां उससे आप आगे जा चुके हैं, तो उन लोगों में आप देख लो कि क्या उम्र सेकेंड वेव में भी। हाँ डॉक्टर, हाँ जी मैं आप, हाँ जी बोलिए प्लीज।
हाँ लास्ट टाइम कि प्रेग्नेंट वीमेन को देने का सवाल ही, क्योंकि ये कोई ऐसा जानलेवा बीमारी नहीं है कि जिसको रोकने की जरूरत इतनी ज्यादा हो गई है कि आप प्रेग्नेंट वीमेन को भी देना शुरू कर दें। ठीक है, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी, डॉक्टर अरविंद जी के बारे में दर्शकों को बताएं कि एम्स नागपुर में एपिडेमोलॉजिस्ट है, लेकिन इनकी कौन सुनेगा? इनकी तो सुनेगा नहीं कोई। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी अपने विचार लेकर के बैठे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप जैसे डॉक्टरों की आवाज को हम दबने नहीं देंगे। डॉक्टर कुशवाहा, आप बताइए कि अभी इन्होंने कहा कि वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है, हजारों करोड़ रुपए, पूरा सिस्टम बर्बाद हो रहा है, पूरा सिस्टम पर पैसा खर्चा किया जा रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, डराया जा रहा है उनको। पॉलिटिशियन सवाल नहीं उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है। मेरी आज बातचीत हुई आज पॉलिटिशियन से, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर कर लिया, अब जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उसके बाद हम बोलेंगे, क्योंकि एक नेता ने कुछ दिन पहले कुछ बोल दिया था, पूरी दुनिया उसके पीछे लग गई, उनको डराने लगी कि आपकी वजह से मौत हो रही है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी लोगों ने तैयार किया कि साइंस को कंप्रोमाइज करो, और अगर कोई आवाज उठे तो उसको कहो कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहे हैं। कुशवाहा जी, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था न्यूयॉर्क में कैसे कॉन्स्पिरेसी की गई इस कोरोना के पहले, लेकिन कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब आप लोग हमारे साथ आए हैं, हमें हिम्मत हुआ है, और अब हम इन सारे कॉन्स्पिरेसी को परत दर परत जनता के बीच ले जाएंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा, हम लगातार इस पर कार्यक्रम करते रहेंगे। कार्यक्रम अगर रुकेगा तो सड़कों पर भी जाएंगे, सड़कों पर भी अगर रुकेगा तो घर घर जाएंगे, लेकिन हम इस मूवमेंट को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। अब आप डॉक्टर कुशवाहा ये बताइए कि ये जो वैक्सीनेशन का जो चल रहा है खेल, इसको क्या होना चाहिए? माया बलोचा ने कहा कि इसको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। Sir, before I really start on the vaccination part, I would just like to give you a prelude or a background to it. Before Omicron came onto the scene in the world, you should know what was happening. World was slowly limping back to normalcy. Economies were slowly picking up. Vaccination was slowing down. Most regions and countries were sustaining decreasing new cases, except possibly Europe. And most of the world was opening up for travel. And then one morning, South Africa and its scientists report a new variant, and the world is put on very high risk alert by the WHO, without any evidence in its favor to really say that whether it is either highly transmissible, or it leads to severe disease, or it bypasses the immunity. There was no credible evidence till then, but still they considered it as a variant of concern. The whole world was put on very high risk, and we are back to square one after 2 years, even with large scale vaccination in the world. So this is the background. Now coming to the vaccination part, the mass vaccination part. A disease like this, which has been established beyond any doubt that it is a flu-like illness, much like any other flu, whether it is caused by influenza or whether it is caused by influenza, these coronaviruses, it's a matter of just a different pathogen. But otherwise, it's a flu-like illness which does not cause so much of death or disability as has been claimed or as has been recorded. Dying with COVID and dying from COVID are two different things. We must understand. I remember my early days with the state government of Maharashtra when I was told to go and take part in advising the state government right in the beginning of the pandemic. The guidelines were how to label a COVID death. COVID death, जिसने suicide नहीं किया,
जिसने कोई पॉइजनिंग से नहीं मरा, जिसको सांप ने नहीं काटा, और अगर वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो कोविड डेथ। अब ये बताइए, इसका मतलब और कोई बीमारी से डेथ होगा ही नहीं जब तक कोविड चल रहा है, कैसे हो सकता है? तो ये जो फैटालिटी रेट्स है और ये सब जो बताए जा रहे हैं, वो मैं मानता हूं कि रजिस्ट्रेशन का इश्यूज भी है, हमारे यहाँ डेथ के रजिस्ट्रेशन के इश्यूज भी हैं, बट डिस्पाइट ऑल दैट, द डेथ्स बीइंग क्लेम्ड ड्यू टू कोविड are something which we can debate, discuss, and possibly even investigate whether they are really COVID deaths or they are not. For any virus which is circulating in the community widely, anybody dying of any disease will have a RT-PCR positivity at that point of time, whether he is vaccinated or is unvaccinated. But mind you, what has been ignored is the importance of natural immunity. Despite all the measures of control, including travel bans, lockdowns, so many restrictions, social distancing, masking, sanitization, everything, the virus doesn't stop once it establishes in the community. That means once the community transmission establishes itself, you literally cannot do much about it. So better is to wait for it, let it pass through, as has happened, as has already happened in second wave. What has happened? The Delta wave swept through the country. And finally, we are here with almost 80 to 90% of immunity from natural infection as well as vaccinated combined. And we are hardly recording any cases. These cases that we are recording are not actually cases. They are RT-PCR positive. Many of them, most of them are asymptomatic people. Infection is not disease. That has to be understood now, especially when the disease has become virtually endemic. I may be forecasting it, but as per my assessment, the disease is already endemic and will continue to be like this. Even after 10 years, if you continue to test with RT-PCR, you will get that many cases or even more. That I can say with a lot of conviction based on my public health training. Now coming to mass vaccination. Mass vaccination, I was never for a disease like this, which has got a very negligible case fatality rate or infection fatality rate as is claimed. So I thought of writing a paper research article on mass vaccination, its pros and cons. And I knew that if I approached the journals which have the conflict of interest so-called, nobody is going to publish that aspect. Though I discussed both the merits and the demerits. And there's a paper in the medical journal of D.Y. Patil University, where I have clearly described the vaccination, especially for a resource-constrained country like India, should have been confined or restricted only to the high-risk groups. High-risk group means people who are elderly, infirm, or those who are younger but maybe having multiple comorbidities. These are the people who need to be protected, not a healthy person who is otherwise, has the capacity to face this kind of infection very easily, even without having symptoms. So mass vaccination of everyone in this disease is definitely a big no from my side. This is my personal opinion and based on these epidemiological facts and the public health facts. Now, there are multiple aspects to this mass vaccination. Number one is why this is not correct is firstly that natural immunity is very strong, long lasting, and much of India has already been exposed. So therefore, any further mass vaccination is not warranted. This is my clear conviction. Number two is current COVID-19 vaccines that are in use are not able to prevent infection and not able to prevent transmission.
So where is the logic for continuing with this kind of a mass vaccination? It offers a personal protection or individual protection against severe disease. I do agree. And I do recommend people who have got very high risk for a severe disease must be protected and they must be given vaccine. There is no doubt about that. Third part is all the vaccines which are under use in different parts of the world are given a sanction under emergency use authorization. Right. I do not understand what is the emergency now. I did understand, okay, there was an emergency some time ago when the disease was just evolving, or maybe when the first wave had occurred, we wanted to protect people. But where is the emergency now? Current times, you cannot justify this. Secondly, side effects, as has been already brought out by Dr. Maya as well as Dr. Amitabh Banerjee in previous deliberations also, the side effects of AEFI, adverse events following immunization, are something that is a kind of a closed cap secret by not only the vaccine makers but also the governments. The reasons are very, very easy to understand. This is not getting documented correctly, and there is a need for these things to be taken up in that manner that nobody should die of a vaccine. Chances of dying due to disease are much lower today than dying due to vaccine today. If there is a AFI, even if it happens 1 in a million, but India is a country of 1300 million people. So we must understand this part and we must take it up. Next part is mandatory and post vaccination is not only illegal, unconstitutional, but as well as it is unethical. So here also, I do not approve of mass vaccination wherein everybody is virtually forced that you have to take this vaccine. If you don't take this, you don't go there, you don't travel there, you don't do this, you don't take part in this. This is not justified, especially for a person like me who suffered COVID in August 2020. I knew that I had suffered COVID, I had recovered fine, I've got a natural immunity. So for a person who is already recovered, why should he be vaccinated? But the government guidelines right from that times mandated whether recovered or not recovered, whether suffered or not suffered, you take vaccine. What is the basis? I do not understand. If we had taken out these people who were recovered from COVID, we would have saved a lot of money and could have used it better in many other places in the fight against this pandemic. So a lot of wastage of money has gone down the drain while vaccinating those who never needed that. And this is also against medical ethics. Whether I take a particular drug or not, or I take a particular vaccine or not, is my individual right. And that has been upheld by various courts in the country. So I think Advocate Sir would further highlight on that. So these are the reasons that I feel mass vaccination was never justified, and of course, even now it is unjustified. So doctor, thank you, doctor. You are saying, doctor, that these mafias are compromising with science indeed, ethics indeed, morality indeed. They don't follow any ethics, they don't follow any morality. And with them, all the respective governments are completely in connivance with. They are issuing guidelines and nothing is being done. So now it is in fact a very strong subject of natural immunity. डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, अब क्या करना चाहिए सरकार को? नीलेश जी के पास तो हम आएंगे ही आएंगे. डॉक्टरों को खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत ही कैटेगोरिकली इन्होंने इनलिस्ट किया. माया जी ने संदेश भेजा कि डॉक्टर साहब अगर इनलिस्ट करेंगे, उन्होंने बहुत पहले ही, मेरे कहने से पहले ही उन्होंने इनलिस्ट कर लिया.
एक 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 इनलिस्ट कर दें अगर आपकी, व्हाट शुड बी आवर डिमांड टू द गवर्नमेंट? Demand to the government, like very well brought out by Arvind, Dr. Arvind, whatever points has been raised by him, either they should think on those lines, they should open a debate, or if they don't think on those lines, अगर ऐसे सोचते नहीं है या उनसे सहमत नहीं है, डॉक्टर अरविंद के जितने भी पॉइंट्स थे बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक पॉइंट्स थे, अगर वो उसके बारे में अभी सरकार को सोचना चाहिए, पॉलिसी उसी प्रकार से विवाद करे, और अगर नहीं करते हैं तो इसको डिबेट करे, आलोचना करे या इसको रिबट करे, इसके काउंटर करे विथ साइंटिफिक एविडेंस, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स डॉक्टर अरविंद ने रखे हैं दे आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टडीज, नंबर ऑफ साइंटिफिक एंड बेसिकली नंबर ऑफ कॉमन सेंस एंड पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल। जैसे उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट ओनली मैटर ऑफ अगर बेनिफिट होता कि नहीं होता है, पर जब डिजीज जो नॉर्मल पर्सन में जिसका मोर्टेलिटी इज नेग्लिजिबल, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन, इट इज़ द, इससे कोई मृत्यु नहीं होती है जो बच्चा हेल्दी है, बल्कि जैसे डॉक्टर माया ने भी बोला, डॉक्टर अरविंद ने भी बोला कि इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है उसका जो डेटा है H1N1 या इन्फ्लुएंजा का जो डेटा है वो ज़्यादा हानिकारक है बच्चों के लिए, उनके बच्चों के डेथ फ्लू से ज़्यादा होता है, कोरोना से कई गुना ज़्यादा होता है। तो फ्लू के लिए तो कभी हमने ऐसा बंद नहीं किया स्कूल और ऐसा मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं किया। और इसके अलावा मैं हमेशा बोलता हूँ, हर फोरम में बोलता हूँ कि हमारे यहाँ 2000 बच्चे मर रहे हैं काफ़ी बीमारियों से, डेंगू से मर रहे हैं, हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, डायरिया से मर रहे हैं, टाइफाइड से मर रहे हैं। टाइफाइड का वैक्सीन है, 3% आफ्टर ट्रीटमेंट भी 3% उसका मृत्यु दर है। तो ये तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, कोविड से काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए तो हम मास वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। तो अगर ये मास वैक्सीनेशन में फिजूल का हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, इस पैसे से हम 2000 जो बच्चे मरते हैं उस रेट में काफ़ी कमी ला सकते हैं। तो हमको क्या, पब्लिक हेल्थ हर कंट्री का अलग प्रायोरिटीज़ होता है। तो अभी हम अपना कंट्री का प्रायोरिटी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो बोल रहा है, उनके यहाँ दूसरे कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, उनके यहाँ टीबी नहीं है, टाइफाइड नहीं है, डायरिया नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, तो वो ये सब कर सकते हैं, पर हमको ये कोई वजह नहीं है। और दूसरी बात है, उनके यहाँ कौन लोग मर रहे हैं, जैसे डॉक्टर माया ने बोला 80 ईयर्स के ऊपर लोग मर रहे हैं, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो दैट इज़ द टर्मिनल स्टेज ऑफ एंड ऑफ लाइफ, दीज आर द इवेंट्स विच अकर एंड ऑफ लाइफ में होता है। तो वो बच्चों में हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते और बच्चे को हम वैक्सीनेशन करें, तो ये बिल्कुल ही गलत चल रहा है। ये हमारा जो पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स है, हमारे जो डिजीज़ प्रायोरिटीज़ है, हमारे जो मेन बीमारियां है, सबको मालूम है, टीबी है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस। नॉर्मल चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट अस्पताल में गरीब आदमी को इलाज नहीं मिलता है, तो इतना पैसा खर्च करके। डॉक्टर बैनर्जी, आपका जो एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ए रिस्पॉन्सिबल बॉडी ऑफ डॉक्टर्स, दे आर इशूइंग स्टेटमेंट एवरी डे कि बूस्टर डोज ले लीजिए, बूस्टर डोज करना बहुत जरूरी है, डबल डोज तो होना ही चाहिए, 50% हो गया है डबल डोज, अब बूस्टर डोज इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है ये पूरा कमर्शियल इन्फ्लुएंस में है। ये खाली कोविड के टाइम से ही नहीं है, डॉक्टर ओझा को भी मालूम होगा, पहले भी जो एक्ट लाने की कोशिश की है रिफॉर्म के लिए टू प्राइसिंग ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज एंड ऑल, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया है। सो दीज IMA and other bodies are based on the interest of the commercial corporate medical services, and these are कंट्रोल्ड बाय द फार्मा इंडस्ट्री। इनके जो भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं या सेमिनार होते हैं या कई चीज़ें डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि डायरेक्टली तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला था कि नो, ये शुड बी टेकन फ्रॉम द फार्मा कंपनीज, बट दे आर अदर मेथड्स नाउ। पहले क्या होता था, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि पहले क्या होता था, एक डॉक्टर के पास एक मेडिकल रेप आता था बैग लेके, तो वो उसको कुछ फ्री सैंपल्स देता था। अभी वो बोला नहीं ये नहीं होगा, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट द मेडिकल। तो अभी क्या होता है, वो एक को बैग लेके जाने के नहीं है, पूरा एसोसिएशन को ही अपने इसमें ले आते हैं इन्फ्लुएंस में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाय डिफरेंट इंसेंटिव्स एंड बाय डिफरेंट सपोर्ट टू द सोसाइटी। तो ये इसके बारे में तो ये नेमलेस फेसलेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसको ये जो वेव है
throughout the world, all the big organizations which should ensure good standards and uphold integrity, they are compromised. इनको अगर आप इनको अटैक कर दोगे तो फिर अपने आप नीचे वाले सब कंट्रोल में आ जाते हैं। नीलेश जी, आप बड़ी देर से सुन रहे हैं। नीलेश जी, आपके पास मैं 2-3 सवाल एक साथ पूछ रहा हूं। एक तो वो डॉक्टर जो नेशनल टेलीविजन चैनल पे आके बोल रहे हैं कि डबल डोज ले लीजिए और वैक्सीनेशन ही हमारे लिए सबसे फुल प्रूफ औजार है, क्या उनके खिलाफ डायरेक्टली मुकदमा होना चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, वो किसी के साथ मिल करके ये फैला रहे हैं? नंबर 1। जैसे आज हमारे डॉक्टर अरविंद कुशवाहा ने बहुत कैटेगोरिकली थ्रेडवेयर उन्होंने सब कुछ सामने में रखा कि भाई नेचुरल इम्यूनिटी होने के बाद ये अनएथिकल है, साइंस के खिलाफ है, विज्ञान के खिलाफ है, और विज्ञान के खिलाफ हो करके ये मानवता का नुकसान कर रहा है। मानवता का नुकसान खाली विज्ञान के रूप में नहीं कर रहा है, आर्थिक रूप में भी कर रहा है। हजारों लाखों जॉब्स चले गए हैं, लाखों घर बर्बाद हो गए हैं। आपने खुद कहा कि 4000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। अब ये रिपोर्ट आया है, मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लोन लेकर के लोग कोरोना से जो पीड़ित हुए हैं, जिस आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उसको चुका रहे हैं। ऐसी हालत में, और वो संगठन, वो संस्थान, इसके लिए जिस बिरादरी से मैं आता हूं, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत शर्म आती है, दुख है कि मैं उस बिरादरी से आता हूं। 25 साल मैंने टेलीविजन मीडिया को दिया और आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि इन्होंने अपनी नैतिकता को बेच दिया है, बेईमानी ओढ़ ली है इन्होंने, और पता नहीं किसके दबाव में हो रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के तो हॉस्पिटल हैं, उनके रिलेटिव का हॉस्पिटल है, वो सब आकर के बयान दे रहे हैं। तो नीलेश जी, आप तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मीडिया हाउसेस के खिलाफ, ऐसे डॉक्टर के खिलाफ जो इलॉजिकल, नॉन साइंटिफिक, अनएथिकल झूठ फैला रहे हैं समाज में, और एक प्रकार से समाज को हाईजैक कर लिया है, बीमार कर दिया है। पूरी मानव सभ्यता बर्बाद हो रही है। इसका क्या इलाज आपने ढूंढा है कानून में? हाँ, देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया बहुत सुंदर तरीके से, ऑनेस्टली इन्होंने पॉइंट्स रखे। कोई भी एक ऑनेस्ट डॉक्टर, साइंटिस्ट रहेगा, वो इसी तरह से बातें रखेगा। लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने या तो वैक्सीन कंपनियों की तरफ से स्पॉन्सरशिप लेकर, या फिर ब्राइब लेकर, या और उनके कई रीजन है, या तो फिर बेवकूफ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं कि सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए, 2 डोज लिए तो तीसरा डोज लीजिए। तो अभी इसके जो मेडिकल पहलू है तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से रख दिए, लेकिन उसके लीगल पहलू में बताता हूँ कि ये डॉक्टर्स को प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, और ऑलरेडी हमने प्रोसिक्यूशन किया है। जैसे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है, एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने शुरू में यूट्यूब के और इनके थ्रू, मतलब इनको खरीदा गया था और इनके स्टेटमेंट आते थे, टीका जरूर लगवाए, टीका पूर्णतः सुरक्षित है। अब इनके कहने पे जिन लोगों ने लगवाए और जिनकी वैक्सीन से डेथ हो गई, तो उनके तरफ से हमने 302 का आईपीसी 420, मतलब मर्डर का और चीटिंग के चार्जेस उनके ऊपर दायर किए है, और बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुआ है, और उनके खिलाफ हमने इनका नार्को टेस्ट वगैरह मांगा है। इसमें वैक्सीन कंपनी के मैन्युफैक्चरर, मतलब ये सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला और उसके पार्टनर बिल गेट्स, तो इनके खिलाफ भी हमने प्रोसिक्यूशन मांगा है। तो ये डॉक्टर डेफिनेटली लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन है। तो इसमें प्रोसिक्यूशन सिर्फ, मतलब एक व्यक्ति का चीटिंग हुआ, उस व्यक्ति की जान गई, ये एक अलग प्रोसिक्यूशन हो गया। लेकिन एक सरकारी पोस्ट पर, मैं गवर्नमेंट के पोस्ट पर बैठूं, और मेरा फर्ज क्या होता है कि मैं
कितने भी बड़ी पोस्ट पे हो, चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, नीचे के मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, हर व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, जनता का सेवक है, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, जो नाम देना है तो जनता का सेवक है। अब उसको वहां किस लिए रखा गया है? उसको वहां रखा गया है, वो एक ट्रस्टी की तरह, एक एम्प्लॉय की तरह है कि उसको ईमानदारी से उस पोस्ट का, पद का निर्वहन करना है, लोक हित में निर्णय लेने हैं। अब उसने वहां पर लोगों की जान के फेवर का, जो लोगों की जान बचाने के लिए, सरकार की संपत्ति बचाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन उसका एक ही इंटरेस्ट चल रहा है कि कैसा भी करके वैक्सीन कंपनियों का भला हो, बिल गेट का भला हो, ये सीरम इंस्टीट्यूट का भला हो। ऐसे जो काम किए उसके फेवर में स्टेटमेंट दिए, नेचुरल इम्यूनिटी को सप्रेस किया और कई उन्होंने गुनाह किए। तो ऐसे हर, चाहे वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हो, चाहे वो टास्क फोर्स के मेंबर हो, एक दूसरे और एक चीटर है वो क्या समीरन पांडा, आईसीएमआर पुणे के, ऐसी लिस्ट है हमारे पास सबकी विथ एविडेंस एंड प्रूफ्स। तो ये सब लोगों के खिलाफ में एक दूसरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन लगता है, वो है आईपीसी 409। 409 में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड, मिसयूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। और इनके कहने पे जिन जिन लोगों ने लिए, वो लोग इंडिविजुअल उनके खिलाफ में कॉम्पेंसेशन का केस डालेंगे। हमने दायर किया है 1000 करोड़ के कॉम्पेंसेशन का केस एक के तरफ से। अभी ऐसे ऑल इंडिया लेवल पे हम लाखों केस फाइल करने वाले हैं। ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सरकार क्या कर रही है, मतलब अभी देखिए, अगर एक आधा व्यक्ति गलत करता है, एक डॉक्टर ने गलत बोल दिया, अब दूसरे डॉक्टर से, डॉक्टर मतलब कुशवाहा जी हो, डॉक्टर बैनर्जी हो, डॉक्टर माया वालेचा हो, इन सब लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं, ये लोग सब रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, डॉक्टर संजीव राय जी है। ये सब होते हुए भी मंत्रालय में या फिर टास्क फोर्स में वो लोग शांत क्यों बैठे? तो लॉ में एक्ट ऑफ कमीशन इज ऑफेंस, एक्ट ऑफ ओमिशन इज ऑफेंस। मतलब अगर मेरे पास किस चीज की इंफॉर्मेशन आती है, इन डॉक्टरों का रिप्रेजेंटेशन आता है, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस पोस्ट पे टास्क फोर्स का हेड हूं या मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर मैं ऑनेस्ट एक्शन लूं। अगर मेरी काम करने में, मेरी एक्शन में मैं फेल होता हूं, तो इसके लिए मैं, या फिर सपोज इन्होंने लेटर भेजा, इसमें साबित हो गया कि ये गलत सजेशन दिया गया है अपना रणदीप गुलेरिया ने, हमने तो पहले नोटिस दिया था मनसुख मांडविया जी को कि आप ये टास्क फोर्स के मेंबर, ये रणदीप गुलेरिया ने, सबके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करो। उन्होंने अभी तक पेंडिंग में रखा है। तो ये जो डिले हुआ है, तो डिले या फिर आरोपी को बचाने के लिए किया गया कोई भी कार्य, उसके लिए ये सभी इवन हेल्थ मिनिस्टर, ये सभी लोग आईपीसी 218, 201, 202 इसमें भी अक्यूज होते हैं। और एक यह है 120B जो कहता है कॉन्स्पिरेसी। तो 120B क्या कहता है कि एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई वैक्सीन कंपनी द्वारा कि ये देश के सब लोगों को वैक्सीनेट करना है, उनकी इम्यूनिटी खराब करना है, उनकी जान लेना है, जो भी उनका प्लान है, और खुद का फायदा कराना है। तो उस कॉन्स्पिरेसी के हेल्प करने के लिए अगर कोई डॉक्टर स्टेटमेंट देता है, कोई एक आधा व्यक्ति आर्टिकल पब्लिश करता है, ये मीडिया वाले अगर उसके सपोर्ट में नैरेटिव चलाते हैं, तो इन सब के लिए आईपीसी 120B है। और एक सेक्शन है सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट में ये सब लोग सिमिलर सजा के हकदार है। अगर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर अगर मर्डर की सजा का हकदार है, तो ये अदर मीडिया वाले भी, रणदीप गुलेरिया भी को अक्यूज रहेंगे और सिमिलर सजा इनको होगी लॉ के हिसाब से। मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की है, क्या आपने मीडिया को सर्च किया है? क्या आपने मीडिया को इन्वॉल्व किया है कि मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की उस दौरान? मैं तो आज भी इस विचार से हूं कि जो सेकंड वेव आया, वो वेव भी ओवर रेट किया गया। मैं उसको बढ़ाया गया, पैनिक क्रिएट किया गया, और लोग, बहुत सारे लोग तो पैनिक होकर के अपनी जान गंवा दिए हैं। कमाल Yes. है, ये इतने संवेदनहीन हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।
जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, यंग लड़के, यंग लड़कियां, उनको उन्होंने पैनिक करके, जिनको कोई बीमारी थी उनको वायरस किया, फिर कोई और बीमारी हो गई और इस तरह से दहशत हुआ, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर लगा दो, कई सारे स्टेरॉइड चला दिए गए जो कि कोई उसके लिए जरूरत नहीं था। वो अभी डॉक्टर कुशवाहा बताएंगे कि उस दौरान क्या क्या हुआ। तो ये जो मीडिया वाले लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्टिंग किया और आज भी कर रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या इनके फुटेज आप लगाएंगे? अगर आप कहेंगे तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हुए हैं, आपको मैं भेज दूंगा उसकी कॉपी। यस, बहुत आपने बहुत अच्छा स्टडी कर ये मुद्दा उठाया है। मतलब आपके जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बहुत कम है। तो ये इस मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इनका फ्रॉड आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जब सेकंड वेव आई थी, बहुत सही कहा आपने, सेकंड वेव आई थी, सेकंड वेव किस दिन खत्म हो गई आप चेक कर लो। जिस दिन संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने कंप्लेंट दिया दिल्ली पुलिस को कि ये जो टूल किट है इनका, ये टूल किट के तहत ये मीडिया में न्यूज चलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, ट्विटर को नोटिस दिया। उस दिन से ये सब मीडिया हाइप, गंगा में इतनी लाशें, वो सब बंद हो गया। तो सेकंड वेव इन्वेस्टिगेशन के तुरंत बाद में बंद हो गई। ये एक चीज आप चेक कर लेना, किस दिन क्या आ रहा था और किस दिन क्या हो रहा था। सेकंड थिंग, इनका दूसरा फ्रॉड जो है, हमने ये मीडिया के खिलाफ में ये जो विषय है ऑलरेडी एक कंप्लेंट दिया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन मांगा है और इनको सबको 120 में एक्यूज बनाने को कहा है मीडिया को, और उसमें एनडीटीवी को लिया है और एक न्यूज कंपनी है। जो लोग डॉक्टर फौजी को इंटरव्यू में बुला के कैसा भी करके एक ही चीज, एक ही नैरेटिव पूरी तरीके से डॉक्टर फाउची को बुला करके, ये संस्थान जिसका अभी आपने नाम लिया, मैं तो कॉन्स्टेंटली इसको देख रहा हूं, सभी चैनल हैं वैसे तो, लेकिन ये तो कमाल का चैनल है, ये तो अद्भुत चैनल है। ये तो डेमोक्रेट भी है, रिपब्लिकन भी है। कब रिपब्लिकन हो जाता है, कब डेमोक्रेट होता है, नोबडी नोज। तो ये तो कंप्लीटली, और इन्होंने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम किया। पहले हुआ कि भाई ये तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट चैनल है, तो सरकार के खिलाफ करते हैं। उसमें एक पत्रकार विशेष से मैग्सेसे अबॉडी, वो रोज आकर के अपना बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं का चैनल फौजी का इंटरव्यू दिखाता है। ये मैग्सेसे अबॉडी वहां कुछ नहीं बोलते हैं। ये मैग्सेसे अबॉडी जो हैं, इनको भी लाऊंगा घेरे में, ये कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि इस कोरोना के ओरिजिन का तहकीकात होना चाहिए। मैग्सेसे अबॉडी जो अपना स्क्रीन ब्लैक कर रहे थे, ये मैग्सेसे अबॉडी अपना स्क्रीन ब्लैक कर रहे थे, लेकिन मानवता की हत्या हो रही थी और इस मानवता की हत्या में ये शागिर्द बन के खड़े थे, ये मैग्सेसे अबॉडी। अब मैग्सेसे अवार्ड का भी खुलासा करेंगे कि कैसे कैसे खेल होता है मैग्सेसे अवार्ड का, उस पर भी आएंगे हम। तो फिलीपीन से कैसे किया जाता है, रॉकफेलर ब्रदर्स कौन है, किसने नेचुरोपैथी को किल किया। यस, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। करेक्ट। इफ वी कम विथ रिसर्च। यस। तो ये लोग ये चुप थे, और आज तक इस मैग्सेसे अवॉर्डी का एक शो नहीं है कि कोरोना के ओरिजिन, कोरोना का क्या कॉन्स्पिरेसी है, वैक्सीनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नेचुरल इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर ये मैग्सेसे अवॉर्डी पत्रकार चुप है। यस। तो हाँ जी, आगे बोलिए। हाँ, तो इन सभी को हमने एक्यूज बनाया है और उसका एक इन्वेस्टिगेशन का कहा गया, और अभी तुरंत में उसका हमारा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का रीड जा रहा है कि कोर्ट के मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हमने मांगा है, हमने हमारे पूरे प्रूफ्स वगैरह दे दिए। इन्होंने क्या किया, एक ही नैरेटिव चलाया, कैसा भी करके वैक्सीन, मतलब कुछ भी हो। आपको एक और जोक बताऊंगा, परसों के दिन एक टीवी पे न्यूज चल रहा था, इधर एक न्यूज चल रहा है कि जो मतलब ओमिक्रॉन आया है विदेशों से, और केवल वैक्सीनेटेड पीपल को ही इंटरनेशनल ट्रैवल की परमिशन है, तो वैक्सीनेटेड लोगों में आया है, उन्होंने लाया है, मतलब वैक्सीन ओमिक्रॉन के इसमें फेल है। इधर ये न्यूज चल रहा है, और दूसरी तरफ लीडर लोग, टीवी वाले बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन पर जोर देना जरूरी है क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया है। तो ये इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ समझ के रखा है, और पब्लिक का पेशेंस जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन मतलब अभिमान की बात है कि आप जैसे लोग
वो सभी आज जो यहाँ मौजूद है, कई लोगों का अभी जमीर जिंदा है और इनमें लड़ने की ताकत है। इन्होंने इंडिया में रॉन्ग नंबर डायल किया है, बाकी देशों में भी पूरे वर्ल्ड में हो रहा है विरोध, इंडिया में बहुत ज्यादा अग्रेसिवली हो रहा है। और जैसा तभी तो अंग्रेजों ने लिखा था ना, तभी तो अंग्रेजों ने लिखा था कि इंडियंस में मोरालिटी है, इसकी मोरालिटी को पहले तोड़ो, इसकी नैतिकता को तोड़ो, हम रूल कर लेंगे। डॉक्टर कुशवाहा, सर एक सेकंड मयंक, ठीक है, एक सेकंड मयंक, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर कुशवाहा, ये कह रहे हैं नीलेश जी, डॉक्टर कुशवाहा नीलेश जी ये कह रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन हमारे देश में आया वो तो वैक्सीनेटेड था, वो तो पर्सन वैक्सीनेटेड था, बिना वैक्सीन का उनको एयर ट्रेवल नहीं था अलाउ। तो ये जो वैक्सीनेटेड लोग आए जिनको कि ओमिक्रॉन का पाया गया, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है ना कि वैक्सीनेटेड जो है वो ये इम्यून नहीं है, वो भी स्प्रेडर हो सकता है। तो जब ये स्प्रेडर हो सकता है तो ये क्या कर रहे हैं? मैंने पूरा ये अलाउद्दीन का खेल चल रहा है। डॉक्टर कुशवाहा सर आप म्यूट पे हैं। ठीक है, बोलिए, आप बोले, कर दिया मैंने। जी डॉक्टर साहब बोलिए। ओके, कैन यू हियर मी नाउ सर? या प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि ओमिक्रॉन जो है, पहली बात तो ये कि जब साउथ अफ्रीका ने पहली बार इसको डिक्लेयर किया कि ऐसा नया स्ट्रेन मिला है, तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? सारी दुनिया ने साउथ अफ्रीका की तरफ दरवाजे बंद कर दिए। पूरा अफ्रीका में कोई ट्रेवल नहीं करेगा, ना कोई अफ्रीका से यहाँ कहीं और जाएगा पूरी दुनिया में। इससे क्या संदेश जाता है कि भैया अगली बार जब कहीं वेरिएंट पकड़ा जाए उसको आप मत डिक्लेयर करिएगा, नहीं तो आपके ऊपर सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू बरी साइंस। और ओमाइक्रॉन जिसका कि अभी हमें ये पता तक नहीं है कि आखिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिर्फ परसीव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिसके बारे में गैस वर्क चल रहा है, क्योंकि उसमें म्यूटेशन है इसलिए वो गैस वर्क चल रहा है कि वो ट्रांसमिसिबल भी ज्यादा होगा, डिजीज भी ज्यादा करेगा, डेथ भी ज्यादा करेगा, इम्यून एस्केप भी करेगा। लेकिन अभी तक कोई डेटा हमारे पास ये कहने के लिए नहीं है। आप WHO साइट पे चले जाइए या किसी भी साइट पे, किसी भी गवर्नमेंट साइट पे चले जाइए, सब अभी भी एक ही सर्टेनिटी वहां मिलती है, दैट इज अनसर्टेनिटी, कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। और दूसरी बात, हम जब बात करते हैं किसी भी पैथोजन की और किसी एपिडेमिक की, तो ये चीजें समझनी चाहिए। देयर आर सम नेचुरल लॉज जो कि एपिडेमिक्स में हमेशा काम करते हैं, हर एपिडेमिक में लागू होते हैं। वो नेचुरल लॉ होता है लॉ ऑफ इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन जो किसी भी पैथोजन का होता है सर, वो इस तरह से होता है कि पैथोजन को फेवर करे, ना कि पैथोजन को एंडेंजर करे। तो ये जो नेचुरल लॉ है ये कहता है कि पैथोजन जैसे जैसे बढ़ेगा एपिडेमिक के अंदर, वो कमजोर पड़ता चला जाता है, जिससे उसका सर्वाइवल ज्यादा इंश्योर हो जाता है। और यही ओमाइक्रॉन के साथ भी दिख रहा है। जैसे हम देख रहे हैं, जो अभी तक का डेटा हमारे पास आया है उसमें ओमाइक्रॉन के इतने सारे केसेस के बावजूद एक भी डेथ रिपोर्टेड नहीं है अभी तक। और ओमाइक्रॉन हैज बीन found to be having very mild disease or virtually no disease। रही बात हाई ट्रांसमिसिबिलिटी की, तो हाई ट्रांसमिसिबिलिटी अगर है तो आप जो मर्जी कर लें, चाहे जो मर्जी आप मेजर्स लगा लें, ट्रेवल बैन लगा लें, मास्क लगा लें, कुछ भी कर लें, उसको फिर आप, जैसे आप डेल्टा को नहीं रोक पाए, तो ओमाइक्रॉन अगर उससे 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, तो आप उसको कैसे रोकने का सोच रहे हैं, किस तरह से रोकने का सोच रहे हैं। और नंबर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओमाइक्रॉन जब पहले दिन डिक्लेयर हुआ, यानी कि 26 नवंबर के आसपास, इफ आई एम करेक्ट, और आज कितनी तारीख है सर? आज है 8 तारीख। मात्र 12 दिन के अंदर वो एक कंट्री से, और आज 59, आई थिंक द काउंट, लेटेस्ट काउंट इज अराउंड 59 कंट्रीज, एंड नॉट ओनली 59 कंट्रीज, इट्स ऑल WHO regions, it's present. Now what they are saying is it is travel related. But at the same time, I would rather say that even before India discovered Omicron in India, it may have been already present long ago. We may not even know about it. So that is what is, worrying. These एक variant of concern निकाल दिया और पूरे दुनिया को आपने
चकमे में डाल दिया है कि नहीं नहीं अब तो आप डर के रहिए और वैक्सीनेशन इज द वे आउट. आई डोंट थिंक इट इज रियली करेक्ट टू डू दैट. So that is my take on this particular Omicron. So what you are saying, the fourth case which was found in Karnataka, he did not had a travel history, he did not had a history of meeting someone who actually traveled abroad, but Omicron was found in it, and I guess similar case of Omicron was also detected in the UK without any traveling. So sir, cases are already popping out within the nations without having a history of travel. True. What is your question? He gave the reference. I was just quoting the fourth case in India because now they have started rising that there was 1 case, 2 case, 10 case, 15 case. Gradually it is increasing in India. So that is what I was trying to say, ki it was already existing in India, although he was not having a travel history. So Dr. Kushwaha, are you saying that the government as an institution, in fact all the government, state government and including central government, they are in fact doing criminal effort? I am using harsh word, but with all responsibility and with all morality, with all conviction, I am using this word. They are criminal. Don't you say them they are criminal? I am ready to face any legal implication. मैं चैलेंज करता हूं उनको, वो मुझे ले चले, नीलेश जी के साथ मैं भी खड़ा रहूंगा कोर्ट में. मैं चैलेंज करता हूं उनको. ये उनको मालूम नहीं है. फिर नेशनल टेलीविजन चैनल पर ये कैसे आता है कि ओमिक्रॉन जो वैक्सीनेटेड आदमी है उससे स्प्रेड हो रहा है? वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि वैक्सीन इसका मतलब काम नहीं कर रहा? जो व्यक्ति बाहर से आया है उसको पकड़ने के लिए हंटिंग चल रहा है. फोटो दिखाया जा रहा है, 200 लोग यहां भाग गए हैं, उनका ट्रेस नहीं है. टेलीविजन चैनल पर दिखाया जा रहा है कि 20 लोग ट्रेसलेस हैं, उनको खोजो, उनको ढूंढो. पुलिस दरवाजा खटखटा रही है. अमिताभ जी, हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. हम 2 एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हम गिनते हैं, हम 2+2 करेंगे, टोटल आप कीजिएगा. एपिडेमियोलॉजिस्ट कैन ओनली काउंट. उसको टोटल हम कर देंगे 50. 2 + 2 × 50. जो भी कीजिए. 2 + 2 into not. Giving you the mathematical figures. 2 + 2. आगे आप 1 2 का 4 कीजिए. इन लोग तो कर ही रहे हैं. इन लोग 1 2 का 4. इन लोग 1 2 का 4 कर रहे हैं. नहीं, अमिताभ जी बताइए, आप तो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हम आपके सहारे ही ये लड़ाई लड़ेंगे. आप जैसे अमिताभ बनर्जी जैसे, डॉक्टर संजय राय के जैसे, जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं. इसमें ऐड करना चाहूंगा. ओमिक्रॉन का जो ये है, ओमिक्रॉन का अभी तक जो केसेस का डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें है कि ओमिक्रॉन में आदमी खाली 2 दिन बीमार रहता है, 2 से 2.5 दिन बीमार रहता है, और पहले वाले स्ट्रेन से 8 दिन बीमार रहता था. तो अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन इज वेरी माइल्ड. सीवियर हेडेक होता, किसी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है और डेथ नहीं हुआ है. वैक्सीन यही काम करता है. तो अभी कैसे पता चलेगा जब ओमिक्रॉन ऐसे कर रहा है तो इनका एंड पॉइंट क्या रहेगा? बिकॉज अभी उन्होंने मान लिया है कि वैक्सीन से हम ट्रांसमिशन नहीं रोक सकते, इन्फेक्शन नहीं रोक सकते, हम हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ कम कर सकते. तो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट वो वैक्सीन को टेस्ट कैसे करेंगे और क्यों बनाएंगे? अगर ओमिक्रॉन नहीं कर रहा है तो उसको फैलने दीजिए ना. अगर क्रिकेट में कोई बैट्समैन रन नहीं बनाता है तो उसको आउट करने की क्या जरूरत है? अपने आप रन रेट स्लो चलने दो. तो अगर आप ओमिक्रॉन को मास वैक्सीनेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि दूसरा कोई वेरिएंट आ जाएगा, वो खतरनाक हो सकता है. वन शुड नॉट इंटरफियर विथ नेचर अननोइंगली विथ अनसर्टेनिटी. नीलेश जी, क्या आप कोर्ट को ये बताएंगे? 13 तारीख को सुनवाई है, मैं उसके ऊपर बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं. क्या आप कोर्ट को कहेंगे कि भैया 24 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक की रिपोर्टिंग निकलवाओ आप इनसे? yes. सारे नेशनल चैनल की रिपोर्टिंग निकलवाओ. द वे दे रिपोर्ट, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने पेशेंट आ गए हैं, बढ़ती जा रही है संख्या, और 25 देशों में हो गया, अब 59 देशों में हो गया, भारत में इतने केसेस मिल गए हैं, इतने पेशेंट ट्रेसलेस हैं.
पुलिस पहुंच रही है। अब आप बताइए कि ये इन भाषा का आप जिक्र करेंगे अदालत में? जिक्र भी करेंगे और हम उनके खिलाफ में सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्प्रेडिंग फियर, स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन का प्रोसिक्यूशन भी मांग रहे हैं। और हमने आज 29 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आज अपलोड हो रही है, हमारी फाइल हो रही है ऑनलाइन। तो जो जिस पिटीशन का हियरिंग 13 तारीख को है जैकब पुलियर का, उसके साथ में ये टैग करवा रहे हैं हम लोग सब पिटीशन। तो उसमें वन ऑफ द प्रेयर ये भी रहने वाली है कि इनके खिलाफ में सेक्शन 54 के तहत कार्रवाई की जाए। और एक जो समरी है, मतलब ये सभी डॉक्टर लोग और डॉक्टर संजीव राय जी ने जो बताया, उसका एक समरी हमने एक उसमें लिखा है शॉर्ट में। देखिए, पहली चीज जो वैक्सीन क्या करती है और ये ओमिक्रॉन क्या कर रहा है। तो जैसा डॉक्टर संजीव राय जी ने कहा कि अगर ये माइल्ड है, आप डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी ने भी कहा माइल्ड है, तो एक्चुअली ब्लेसिंग है देश के लिए। क्यों? क्योंकि आप पोलियो वैक्सीन में क्या करते हैं, एक माइल्ड वायरस को ही बॉडी में डालते हैं ताकि उसके बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो जाए। तो ये अगर किसी को हो रहा है, इसका मतलब डेडली नहीं है, लीथल नहीं है, तो एक्चुअली ये वो इम्यूनिटी देगा कि जो इम्यूनिटी आपको लाइफ लॉन्ग रहेंगी, इसके बाद के कई जो वेरिएंट आएंगे उससे लड़ने में सक्षम रहेंगी। और दूसरी बात, वैक्सीन नहीं देंगे तो वेरिएंट बनने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और तीसरी बात, जो कई स्टडीज है, 81 स्टडीज है जो हमने पिटीशन में लगाई है, 81 रिसर्च कहते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी इज 13 टाइम बेटर, मोर रोबस्ट देन द वैक्सीन इम्यूनिटी। एंड मतलब अगर नेचुरल इम्यूनिटी अगर मर्सिडीज कार है, तो ये वैक्सीन इम्यूनिटी ऑटो रिक्शा है। तो यार, आप जो आपको अच्छी चीज मिल रही है, आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, लोगों का भला होगा लेकिन वैक्सीन कंपनियों का नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको वो नहीं देना है, आप मर्सिडीज से उतरो, ऑटो में बेस्ट, आपको ज्यादा कंफर्ट रहेगा आपको। तो ये जो इनका इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इसको कहते हैं, ये चाहे मीडिया हो या चाहे डॉक्टर्स हो, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को एक्सपोज किया जाएगा। हमने एफिडेविट पर सारे रिसर्च एवरीथिंग दिया है और ये सब बातों को उसमें लिया जाएगा, मीडिया को भी लिया जाएगा। डॉक्टर एंथनी फॉची के बारे में हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो पब्लिश किया था और बहुत बड़े लोगों तक उसको भेजने की कोशिश की थी। जब सेनेटर रॉन पॉल ने उनको ग्रिल करना शुरू किया, बाकी ऑल सेनेटर ने उनको ग्रिल करना शुरू किया, तो उनके बचाव में हमारे जो सबसे जेंटलमैन लीडर हैं इस दुनिया के, बराक ओबामा साहब आ गए। एंड आई विल शो यू द इंटरव्यू, the way he is talking to Dr. Anthony Fauci. He was asking him कि आप जहां पर हैं वहां का वेदर कैसा है, डॉक्टर फॉची बताइए वहां का वेदर कैसा है, और डॉक्टर फॉची ये बताइए कि आप जो इनोवेशन कर रहे हैं वायरस का, वैक्सीन का, उसका अभी क्या स्थिति है, कब तक वैक्सीन आ जाएगा। वो एक बार भी पूरी बातचीत में बराक ओबामा साहब, जेंटलमैन जिनको हम भी उनसे इंप्रेस्ड हैं कि बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, वो बराक ओबामा साहब एक बार भी नहीं पूछते हैं कि भाई फौजी, आपके ऊपर एक आ रहा है बहुत सीरियस एलिगेशंस की इसके ओरिजिन को लेकर के कि आपने फंड किया है। क्यों? क्योंकि उनके जमाने में फंड हुआ था, उनको मालूम था कि अमेरिका के 11-12 लैब्स में इस तरह के एक प्रकार के जूलॉजिकल वेपन तैयार हो रहा था, जिसको लेकर के हो रहा था वहां पर कि नहीं, इस तरह के आप जो वायरस को या जो इनोवेशन हो रहा है, जो शोध हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। उन्होंने पैसा बंद कर दिया था, ओबामा ही थे। लेकिन जब तक वो बंद करते उसके पहले ही उन्होंने इको हेल्थ अलायंस को पैसा दे दिया, और फिर वो इको हेल्थ अलायंस ने दे दिया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ लैब को। ये ट्रेल आ गया, ये पब्लिश हो गया, ये एस्टैब्लिश भी हो गया। लेकिन बराक ओबामा जी ने एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि भैया तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन आ रहा है, इसका ओरिजिन का क्या है, मामला क्या है, ये बताओ। उन्होंने नहीं पूछा। अब उसी एंथोनी फॉची को हमारे यहाँ के जेंटलमैन मीडिया हाउस जो है, मैग्सेसे अवॉर्डी का ग्रुप, वो उनको इंटरव्यू कर रहा है और रोज शाम को आकर के प्राइम 9 पर वो प्रवचन दे रहे हैं। रोज वो मोदी पर सवाल करते हैं,
लेकिन वो इस पर सवाल नहीं कर रहे हैं कि भैया ये कोरोना में जो इतने लाखों लोग मर गए, परिवार का परिवार तबाह हो गया, इस पर मैग्सेसे अवॉर्डी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे कैसे? क्योंकि रॉक फेलर तक हम जाएंगे, चिंता न करिए नीलेश जी, हम रॉक फेलर तक जाएंगे, उनके अब्बा जान तक हम जाएंगे जिन्होंने इसको लाया है, इस कोरोना वायरस को। 2000 में जिसका आपने नाम लिया ना, 2000 में उन्होंने गेट्स फाउंडेशन बनाया और 2003 से ही शुरू हो गया वायरस आने का खेला। यह भी स्टैब्लिश हो चुका है। मैंने कहा था ना 2009 की कहानी भी मैंने बताई थी आपको। 2000 में उनका गेट्स फाउंडेशन बनता है और ज्यादातर फार्मा कंपनियों में उनका स्टेक हो जाता है, और अब तो उनका तलाक भी हो गया। मुझे लगता है कि इसी वजह से तलाक उलाक हुआ होगा। नहीं, वो प्लान्ड है। हाँ, वो भी प्लान्ड है, वो भी हो सकता है कि वो तलाक भी प्लान्ड हो। लेकिन अब सवाल है ये डॉक्टर कुशवाहा ये बताइए कि सरकार को घेरे में लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप तो सरकारी संस्थान में डॉक्टर हैं, आप तो वन ऑफ द। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमें ये असेस करना बहुत जरूरी है कि हम खड़े कहां, हम प्रॉब्लम के साथ खड़े हैं या सॉल्यूशन के साथ खड़े। तो मेरा तो जो पर्सनल ओपिनियन है, और मैं हमेशा से ये बात मानता हूं कि हमें सॉल्यूशन की तरफ खड़े होना चाहिए कि आखिर सॉल्यूशन क्या है, आगे रास्ता क्या है। और अगर आप मेरे जो विचार इसके ऊपर है, पैंडेमिक के ऊपर, मैंने अपने रिसर्च पेपर्स में लिखे हैं, अमिताभ बनर्जी सर इज अवेयर अबाउट दैट। I had already written what is the way forward for India at that point of time. That is another thing कि वो किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने उसको देखा नहीं, किसी ने उसको समझा नहीं। मैंने You have shown the window, you have shown the window that see the light is coming from this window, but they are not ready to receive your light. You have closed your eyes, you can't see the light. Simple. आप कह रहे हैं कि हम सॉल्यूशन के साथ खड़े हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन के साथ तो खड़े नहीं होना चाहते हैं, वो तो प्रॉब्लम को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। एग्जैक्टली तो सर अब ये जो चीजें हैं, आपको पता है पुराना जो प्रोजेक्ट 2025 एंड ऑल, 2 साल में जब खत्म होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है तो ओमाइक्रोन आता है, ओमाइक्रोन अभी आया, उसके बाद ओमेगा आ सकता है, उसके बाद कोई नया आएगा। मतलब हमने खुद ही प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि हम कैसे नए वेरिएंट्स तैयार करें। बाय वैक्सीनेटिंग इनडिस्क्रिमिनेटली, बाय पुटिंग लॉकडाउन्स, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग सिचुएशंस फॉर वायरस टू क्रिएट इट्स ओन वेरिएंट्स and it has been established well beyond doubt. तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि हमें ये देखना है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, वे फॉरवर्ड क्या है हमारे लिए आज की तारीख। तो उसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप जी प्लीज जो है गौर कर सकते हैं। प्लीज। नंबर 1 कि आगे आने वाले टाइम में, यानी दिसंबर से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, और कई जगह उसके बाद भी, जैसे पूना जैसी जगह, बेंगलोर जैसी जगह, उसमें और भी लंबे समय तक ILI या ARI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस राइज होता है। आप उठा करके डेटा 50 नहीं 100 साल का उठा के देख लीजिए। ये जो सो कॉल्ड फ्लू सीजन होता है, इस दौरान इनके केसेस राइज होते हैं, एंड वो सिर्फ ओमाइक्रोन या किसी कोरोना वायरस से ही नहीं होते, वो और भी सारे वायरसेस हैं और भी सारे रीजंस हैं जिसके कारण ये बढ़ते हैं। और उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स है, क्योंकि इस टाइम में ओवर क्राउडिंग होगी, लोग इंडोर्स जाते हैं, आपकी थ्रोट ड्राई होती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण ये सीजन्स में ट्रांसमिशन वायरसेस का बहुत आसान होता है। तो हमें अगले 4-5 महीने में इसमें जो राइज इन केसेस है ILI के, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये नेचुरल राइज होगा। बट इसी को आप पेश कर सकते हैं कि ये ओमाइक्रोन के कारण हुआ या पैंडेमिक के कारण हुआ, और फिर आप अपना गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज समझने वाली है कि अगले 4-5 महीने में जो राइज होगा, अब आप वो किस तरह से ब्लेम करें वो आपके ऊपर रहेगा। दूसरी चीज है सर, जो हमने ऑलरेडी बात करी है कि आगे आने वाले टाइम में, जैसे कि आशुतोष जी आप पहले भी बोल रहे थे, मैग्सेसे अवार्ड और ये सब चीजें, मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग ये सबसे बड़ी नीड है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, इस पूरे पैंडेमिक की जड़ है, वो है इररिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग। आई एम वेरी क्लियर इन दिस। हमारे मीडिया ने वो चीजें दिखाई ही नहीं जो कि अच्छी थी, या जो इसके बारे में
अच्छा काम हुआ उसके बारे में नहीं दिखाता। एक बंदा कहीं किसी कारण से मर रहा है या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर ही पूरा दिन स्टोरी चलाना और लोगों को डराना, ये आई थिंक सबसे बड़ी चीज है कि हमें कुछ ना कुछ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये सो कॉल्ड फोर्थ पिलर है, वो बहुत ही अहम हो जाता है इस लड़ाई में। तो इसके ऊपर आई थिंक ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपने जो बताया कि हाँ मेडिकल फार्मा एंड वो चीजें हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि ये हर आदमी के घर तक पहुंच रहा है। 130 crore people watch what is happening on television. So responsible media reporting should become at least कुछ तो चैनल ऐसे आए जो कि ये दिखा सके कि भाई कुछ अच्छा चीज भी है, या इसमें पैंडेमिक में कुछ अच्छाई भी है, कुछ और हम भी इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है कहीं ना कहीं, ये दिखाने की जरूरत। और बाकी मेडिकल साइड में आप कह लीजिए तो हमारी हॉस्पिटल लैब सर्विलेंस बढ़ानी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी बढ़ रही है धीरे धीरे, उसके ऊपर काफी काम हो रहा है। हमें बहुत क्वेश्चन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा 10 बार कि हम कंटेनमेंट की बात करें, क्वारंटाइन की बात करें, आइसोलेशन की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, इसको हमें 10 बार क्वेश्चन करना चाहिए बिफोर वी एक्चुअली टेक दीज स्टेप्स, रादर देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक। यू नो इट्स लाइक हमारे यहाँ फौज में बोलते हैं सर ट्रिगर हैप्पी, मतलब बंदे को बंदूक दे दी है तो उसने क्या करता, टक से गोली चला देता। तो ये ट्रिगर हैप्पी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमने क्या दे दिया, एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट दे दिया जिसमें वो सीधा लॉकडाउन लगा। सबसे पहला काम आसान है, लॉकडाउन लगा देना, सेक्शन 144 लगा देना, फाइन लगा देना, 10-10 हजार 50-50 हजार रुपए फाइन है सर। किसी शॉप में अगर कोई बंदा अगर मास्क नहीं पहनता 50 हजार रुपए फाइन है, विदाउट स्टैब्लिशिंग कि वो अगर बंदा मास्क नहीं पहन रहा है, वैक्सीनेटेड है, तो एक्चुअली ही मे नॉट बी डूइंग एनीथिंग and it may not be leading to any kind of a increase in cases or anything, but anyway इसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है कि कोई भी ड्रैकोनियन मेजर्स अगर हम लगाते हैं उससे पहले 10 बार सोचना चाहिए, उससे जो है ना उसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि हमारा जो डेटा अभी तक है इसके ऊपर कई पेपर्स भी हैं। एक डॉक्टर मिलिंद वाटवे हैं, आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहेंगे, और मैं उनको काफी फॉलो करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर्स इसके ऊपर पब्लिश किए हैं, जहां उन्होंने क्लियरली बताया है कि लॉकडाउन्स, रिस्ट्रिक्शंस, ये सब चीजें काम नहीं करती हैं, और ये काम नहीं किए हमने भी देखा है। मैं खुद धारावी में गया था, जब वहां पे एक भी केस नहीं था तब मैं धारावी में गया था, और मैंने उस टाइम भी बोला था कि धारावी जब तक ही सेफ है जब तक इसमें एक भी केस नहीं आता। जिस दिन एक दिन केस आ जाएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वो वायरस करेगा जो करेगा। और आप हमारे सामने कहानी है, फर्स्ट वेव में धारावी स्वेप्ट थ्रू, सेकंड वेव में धारावी में केस ही नहीं है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि ये चीजें आप एक पॉइंट के बाद कम्युनिटी ट्रांसमिशन सेट इन हो जाए, आप इस वायरस के पीछे नहीं कर सकते। देयर हैव बीन म्युनिसिपल कमिश्नर्स हु एडवोकेटेड चेज द वायरस, यू कैन नॉट चेज द वायरस, यू कैन नॉट, सिंपल, फॉरगेट इट। नेक्स्ट चीज है कि जो हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है पैंडेमिक को डील करने का, इसमें बहुत अच्छे काम हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया हैज डन प्रीटी वेल, और हमने बहुत तेजी से बहुत बेड एक्सपेंशन, ऑक्सीजन एक्सपेंशन, वो सारा किया है। तो ये हमारे पास जब इतनी एक्सपेंशन कैपेसिटी ऑलरेडी डेवलप हो गई है, फिर हमें इतनी डरने की जरूरत क्या है? हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास एक्सपीरियंस है 2 साल का। अब हमें शायद ओमाइक्रोन तो छोड़ दीजिए, किसी और माइक्रोन से भी डरने की इमीडिएटली जरूरत नहीं, इस कोरोना वायरस के किसी वेरिएंट से, कि हमारे पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड सफिशिएंट पोटेंशियल है डील करने का। नेक्स्ट चीज है कि इसके रहते रहते जो हमको हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है वो करने की जरूरत है। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में आती है जो एपिडेमिक होने से पहले की जो कार्रवाई है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बजाय इसकी सिर्फ हम हॉस्पिटल ही क्रिएट कर दें तो ही हमारा मेडिकल सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता। प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा जो वेस्टर्न कंट्रीज है जिनमें की किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं है, किसी भी पैसे की, बेड्स की, हॉस्पिटल्स की, इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि उनका हाल क्या हुआ है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। टू डेवलप अ हॉस्पिटल इज नॉट अ सॉल्यूशन टू अ पैंडेमिक, ये चीज समझने की जरूरत है। और नेक्स्ट जो चीज हमें करने की जरूरत है वो ये है कि हम जैसे वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ससेप्टेबल पॉपुलेशन, एट रिस्क पॉपुलेशन, फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन, फॉर कॉम्प्लिकेशन,
उस पे फोकस करना चाहिए था राइट फ्रॉम डे वन. एंड आई एम श्योर rather than trying to vaccinate each and everybody now, we would have completed vaccinating every high risk population within 2 to 3 months of our starting our vaccination campaign. लेकिन वो हमने नहीं किया. हमने धीरे 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 सबको लगाने की कोशिश के चक्कर में हाई रिस्क पॉपुलेशन में अभी भी ऐसे लोग होंगे जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला होगा. वो लोगों का खतरा है. ऐसे लोगों को बचाने की जरूरत थी और हमें ससेप्टेबल पॉपुलेशन पे फोकस करना चाहिए था. स्टॉप वेस्टेज ऑफ प्रेशियस रिसोर्सेज ऑन थिंग्स दैट यील्ड लिटिल गेन. दैट हमने पहले भी बात करी है कि हमें जो पैसा है, हिंदुस्तान इतना अमीर देश नहीं है, अभी भी हम अभी भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है. हमें पैसे को खर्च करते वक्त 10 बार सोचना चाहिए कि इससे हमें फायदा कितना होने वाला है. आखिर इस क्योंकि उसका पैसा कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स पेयर्स दे रहे, हमारे जैसे और आपके जैसे. इसको पैसे को खर्च करते वक्त हमें 10 बार सोचना चाहिए इसका कुछ फायदा होने वाला है या इसका वेस्टेज होने वाला है. और सबसे लास्ट में मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि एक मेन स्ट्रीम में कहीं पे भी डिसेंटिंग वॉइसेस, जो लोग अलग बात करना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ एग्री नहीं करते, उनको भी जगह दीजिए. प्लीज अलाउ द डिसेंटिंग वॉइसेस a place in the mainstream. That is most important in a scientific forum. That anybody who doesn't agree with you. अभी हो क्या गया है कि fear factor इतना ज्यादा परवेट कर गया है इवन हेल्थ केयर कम्युनिटी में कि लोग बात नहीं करना चाहते. अगर मैं बोलता हूं कि नहीं जी आप सब लोग वैक्सीन मत लीजिए, बूस्टर मत लीजिए, तो बोलते हैं आप एंटी वैक्सर ग्रुप में बिलोंग करते हो. भैया एंटी वैक्सर ग्रुप आया कहां से? कौन उसे फंड कर रहा है? क्या उनको कोई पैसे मिल रहे हैं? आखिर इसके पीछे एंटी वैक्सर ग्रुप क्यों होगा? कोई ऐसा एंटी वैक्सर ग्रुप नाम की चीज नहीं है, लेकिन लोग लेबल कर देते हैं. डॉक्टर बनर्जी वुड बियर इट आउट बिकॉज वी हैव बीन वेदरिंग ऑल दी गुगलीज एंड ऑल दी नो बॉल्स एंड ऑल दी थिंग्स. एंड न्याय के मंदिर में भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल खड़ा होकर के कहता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है न्याय के मंदिर में. अभी जो न्याय के मंदिर वाले हैं ना, वहां के जो पुजारी हैं, पुजारी से भी हम लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है. उन पुजारी को भी आगाह करने की जरूरत है कि सरकार का कोई आदमी अगर खड़ा हो गया तो वो जो है वो सत्य वचन कह रहा है, ये मत फील कीजिए आप. इसलिए वॉइस ऑफ डिसेंट को जगह दीजिए. और आपके यहां हम बार बार ये दरवाजा खटखटा रहे हैं न्याय के मंदिर के पुजारी कि जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, यू प्लीज लिसन देम. क्योंकि मैग्सेसे अवार्डी ये वॉइस नहीं उठाएंगे. मैग्सेसे अवार्डी को अपना एजेंडा चलाना है और इधर के जो अवार्डी हैं, पद्मश्री अवार्डी, उनको अपना एजेंडा चलाना है. 2 एजेंडा चलाने वाले हैं हमारे यहाँ, एक राइट विंग मीडिया, एक लेफ्ट विंग मीडिया. डिविजन, कंप्लीटली डिवाइडेड मीडिया. एक तरफ पद्मश्री वाले मीडिया है, एक तरफ मैग्सेसे वाले मीडिया है. दोनों को फंड हो रहा है. अच्छा, वो दोनों क्लेम कर रहे हैं हम लोगों को, वो दोनों हम लोगों को क्लेम किए जा रहे हैं कि हम लोग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं. कमाल हो गया. हम लोग सत्य के साथ खड़े हैं, हम लोग एक सत्य सामने में रखना चाहते हैं. या प्लीज नीलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो डिसेंटिंग व्यू, डाइसेंट जिसको कहा जाता है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सुंदर 2 लाइन कही है. वॉल्टियर जो है, आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लंदन के बाहर 2 वर्ड लिखे हुए वॉल्टियर के, वो सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया अपने जजमेंट में. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने क्या कहा वॉल्टियर ने? आई मे डिसएग्री विथ यू बट आई विल फाइट टिल डेथ फॉर योर राइट टू से इट. मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपको आपकी बात रखने का मौका मिले, इस बात के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा. तो ये बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि किसी का भी डाइसेंटिंग ओपिनियन दबाया नहीं जाएगा. भारतीय संविधान उसकी परमिशन नहीं देता है. एक दूसरी चीज, अभी जो डॉक्टर कुशवाहा जी ने कहा कि साइंस क्या कहता है, साइंस तो सबके ओपिनियन सुनना चाहिए. इस बारे में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स 2005 में स्पेसिफिक सेक्शन 18 है. वो कहता है हर लोगों को साइंटिफिक डिबेट, हर डाइसेंटिंग ओपिनियन, इसको बढ़ावा देना चाहिए. सिर्फ क्या हुआ है कि जो नए प्रोफेट ने जन्म लिया है बिल गेट नाम के, और उनका जो वैक्सीन एजेंडा है, उनकी प्रोफेसी, नया रिलीजन शुरू हुआ है,
तो ये इतना क्रूर रिलीजन है कि इसके खिलाफ जो बोलेगा उसका यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो। तो ये इनका एक बहुत मतलब एक डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। एक तरफ ह्यूमन राइट की बात करने की, एक तरफ मतलब मोदी जी को गालियां देने का कि आप हमारे आवाज दबा रहे हो, और इधर खुद आवाज दबाने वालों के साथ में झंडा लेके जिंदाबाद का नारे लगाने का मैगसेसे अवार्डी जो आप कह रहे हो उनके बारे में। और हाँ, तो ये एक विषय हो गया। और दूसरा और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो जैसा डॉक्टर कुशवाहा जी ने कहा कि ये मास्क नहीं लगाने पे, इसके ऊपर जो वैक्सीन नहीं लिया वो अगर बाहर घूमते हुए दिख गया तो उसको शॉप वाले पे 50,000 फाइन, कहीं 5,000 फाइन, ऐसा चल रहा है महाराष्ट्र में। तो उसके खिलाफ में एक बहुत पॉजिटिव लीगल डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए लॉ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है नेशनल अथॉरिटी की, उसके अगेंस्ट में कोई पॉलिसी बनाने का अधिकार इस देश के किसी भी स्टेट अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ बनाया तो इनके खिलाफ में सेक्शन 51B और सेक्शन 55 के तहत सारे अधिकारी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर पे प्रोसिक्यूशन होता है, ऐसा प्रावधान है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो अभी देखिए रहा पहला विषय लेते हैं मास्क का। मास्क के बारे में हमने आरटीआई मांगा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिक लिख कर दिया। उनका पहला ही एसओपी था, डॉक्टर साहब को पता होगा, ये हमारे पास है पूरी कॉपी, कि हेल्थी पीपल शुड नॉट वियर द मास्क। और देयर इज नो प्रूफ which says, no scientific proof which says that mask prevent the infection। उसके बाद में wearing mask is not mandatory। तीसरा लिखा कि 6 घंटे से ज्यादा मास्क नहीं पहनना है, नहीं तो वो वेट होता है, उसमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है, ऐसे उन्होंने लिख कर दिया। अब उस इसके अलावा नई 47 स्टडीज है जो कहती है कि मास्क इज इनइफेक्टिव, उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन इससे डेंजरस चीज है कि 32 स्टडीज है, 32 रिसर्च कहते हैं कि मास्क पहनने से आपको बॉडी में ऑक्सीजन की कमी वगैरह कई मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। तो हमने उसके बारे में एक नोटिस दिया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कार्यकर्ताओं ने। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एविडेंस है, ये उनकी पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट में आपने रूल लगाया, तो ये जो रूल लगाया इलीगल है। और जो 200 रुपया 500 रुपया जो फाइन वसूला, ये एक्सटॉर्शन में आता है, ये सेक्शन में आता है। तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि कंसर्न अधिकारी पे आप एफआईआर दर्ज कीजिए, और उसका है 30 पेज का नोटिस है। लेकिन लास्ट में उनको और एक ऑप्शन दिया कि लेकिन आपको अगर लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एविडेंस, ये रिसर्च पेपर गलत है, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए कि नए लॉ बनाने का अगर आपको अधिकार है, तो आप प्लीज हमारे पे एफआईआर रजिस्टर कीजिए, हमारे पे प्रोसिक्यूशन कीजिए, हम आपके ऑफिस में आ रहे हैं। तो ऐसा कहकर कल 2 दिन पहले उस्मानाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में 50 लोग गए। तो कलेक्टर बोल रहे आप मास्क लगा के नहीं आए यहाँ पे, तो इन्होंने बोला पुलिस को बुलाओ, चलो अभी कोर्ट में अभी फैसला हो जाएगा। कलेक्टर शांत, बिना मास्क वाले लोगों से रिप्रेजेंटेशन लिया, उसको वार्निंग देकर है, तो उसको समझ दिया जा रहा है 2 दिन में करो, नहीं तो आप पे एफआईआर रजिस्टर हम करेंगे। तो ये जो है ना, अभी लोग अवेयर भी हो रहे हैं, आवाजें भी उठ रही है। तो अभी ये इनका ना, ये दुकानदारी अभी ज्यादा नहीं चलने वाली है। तो और ये जो वैक्सीन का मैंडेट लगा के लोगों को मार रहे हैं, ये तो मतलब ये जो भी चल रहा है, इसके बारे में मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि ये खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं चलने वाला, अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। नूर यानी प्रकाश। अगर तुम हो फिरौन, मतलब इजराइल के जो फिरौन थे, हाँ, तुम हो फिरौन, तो मूसा यानी मोसेस, मूसा भी जरूर आएगा। तुम हो रावण तो राम भी जरूर आएगा। तुम हो शैतान तो भगवान भी जरूर आएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आखिरी कमेंट में डॉक्टर माया बलेसा से लूंगा, क्योंकि डॉक्टर माया जबरदस्त कम्युनिटी सर्विस कर रही हैं, वो घर घर जा रही हैं, लोगों को समझा रही हैं, बतला रही हैं। और अब तो हम लोगों ने ये शुरू कर दिया है, नेशन वाइड सिग्नेचर कैंपेन हम लोगों ने शुरू कर दिया है, नीलेश जी के हौसले के सहारे, नीलेश जी के हिम्मत के सहारे, कि कानून के लिए वो खड़े रहेंगे। और हम जब वो हमारे साथ खड़े हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम आवाज अपनी दबने नहीं देंगे। अब मैग्सेसे अवार्डी और पद्मश्री अवार्डी, वो दोनों को घेरे में लाएंगे,
क्योंकि अगर शैतान रहेगा तो भगवान भी आएगा। आप ही की बात पर चल रहे हैं। तो माया, डॉक्टर माया और डॉक्टर बैनर्जी फाइनल कमेंट दीजिए। कुशवाहा जी अपनी बात कह चुके हैं। डॉक्टर माया प्लीज। देखिए, अब मैं कब से सुन रही हूँ, आप आशुतोष जी आप सबसे पूछ रहे हैं कि आप गवर्नमेंट से क्या कहोगे, फिर ये क्या मीडिया से क्या कहोगे, या मीडिया को बोलो थोड़ी जगह दे दे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे। जो आखिर में नीलेश जी ने बोला ना, और जो अब हम और पहले दिन से कर रहे हैं, लोगों को जगा के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। बस एक यही रास्ता रह गया है। इसलिए ये जो लेटर है, इसकी आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो लिंक देंगे ही। ये लेटर पढ़ के आप साइन तो जरूर करो, मगर हर जगह अभी जैसे नीलेश जी ने बताया उस तरह हर जगह आवाज उठानी पड़ेगी। ये जो 5 मतलब बिल्कुल ये जो लेटर में 5 डिमांड रखी है, ये आगे इसलिए बढ़ानी है कि लोगों को पता चले कि ये जो बार बार ये मीडिया बोल रहा है, वहां आके आईएएस ऑफिसर्स बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं। कई डॉक्टर्स तो जैसे अभी बीच में बोला ना नीलेश जी ने कि बेवकूफ है, या तो ये बिके हुए हैं या बेवकूफ है। उनके दिमाग में नहीं आता है कि ये इंजेक्शंस उतने सेफ नहीं है जितने बोले दोनों बातें हो सकती हैं। दोनों बातें हो सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो 5 डिमांड एक बार पढ़ के बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली डिमांड जो हमने मांगी है वो यही मांगी है कि पहले तो आप सिस्टम खड़ी करो। जैसी अमेरिका में या यूरोप में एक ऑनलाइन सिस्टम है कि हर कोई आज किसी को, और इतना केओस है जो हर कोई जब भी चाहे कि आज ही डेथ हुई है मेरे घर में, मैं आज नहीं कर सकती वो काम, महीने के बाद भी मैं कर सकूं। और जो पहले दिन से वैक्सीन शुरू हुई है वहां से ये पूरी एक बहुत आईटी के आप जायंट मानते हो अपने आप को, एक ऑनलाइन सिस्टम खड़ी करो जिसमें लोग अपनी फरियादें, जो कुछ भी हुआ है वैक्सीन के बाद, भले वो सामान्य बुखार आया हो, वो दर्ज करे। तब जाके एक डेटा खड़ा होगा कि ये वैक्सीन कितना, अभी शुरू में लंबे दौर तक भी ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम की भी इसकी ये वैक्सीन की जांच नहीं हुई है। तो एक पहले सिस्टम खड़ा करो जहां सब लोग अपनी फरियाद दर्ज कर सके कि हमको ये वैक्सीन के बाद ये हुआ। ये सिस्टम को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी दो। फोन की लाइन पे ये मत कहो कि ये सुरक्षित है, ये कहो कि आपको अगर कुछ हो रहा है तो ये जाके यहाँ दर्ज करो। तो इसको वाइड पब्लिसिटी देने की जरूरत है। दूसरा कि उसका वीकली अपडेट होके लोगों तक, जैसे कि अमेरिका, पता होना चाहिए कि इस हफ्ते में कितनी डेथ हुई वैक्सीन के कारण, कितने लोगों को बुखार आया, कितनों को हेडेक हुआ, कितने लोग कितने दिन जॉब पर नहीं जा सके। दूसरा कि कुछ केस में जैसे वैक्सीन के बाद 3 महीने तक में, हम चलो 3 महीने मांग रहे, अगर सडन डेथ हो जाती है, आप सुनते हैं खिलाड़ी सडनली खेल के मैदान पर मर रहे हैं, या तो कोई ऐसे ही जिम में मर जा रहा है, कोई भी सडन डेथ, या तो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, मगर हार्ट अटैक अगर कहीं भी क्लॉटिंग एक जगह आपको हार्ट में दिखा, पोस्टमार्टम को कंपलसरी बनाओ कि अगर वैक्सीन लिया है और ऐसे जो सडन डेथ्स हो रहे हैं उसमें पोस्टमार्टम करके दूसरी जगह पर भी क्लॉट्स बॉडी में, पैर में है कि नहीं, वो सब देख के पता करो कि हाँ ये हार्ट अटैक नॉर्मल नेचुरल कोर्स में नहीं हुआ था मगर वैक्सीन के कारण हुआ था। और 5वीं कि इमीडिएट वैक्सीन कोर्स बनाओ जिसमें लोगों को तुरंत कॉम्पेंसेशन मिले। ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल उसके बच्चे भी बड़े होकर मर जाए तब तक केस ही चलता रहे और कॉम्पेंसेशन। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जिनको भी ये वैक्सीन से इंजरी हुई है उसका कॉम्पेंसेशन दो। और ये सब करने के लिए बड़ी आवाज, एक तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डालते हैं, लोग इसको सबसे ज्यादा से ज्यादा इसमें साइन करके शायद प्राइम मिनिस्टर के कानों तक पहुंच जाए।
वहां ना पहुंचे तो हम कोर्ट में भी मांग सकते हैं कि एक सिस्टम तैयार करने का गवर्नमेंट को गाइडेंस दो। सिस्टम बन जाने से नहीं होने वाला है, उसके बाद भी हमें जागना है। हमें जाग के लोगों में ये प्रचार, मीडिया को छोड़ दो, ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करेगा। मुझे तो कोई जो पैसे लेके बैठ गए हैं वो लोग क्या काम करने वाले हैं, हमें ही करना है, वो सोच के आज से चलते हैं कि और काफी टाइम से चल रहे हैं तो कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार हैं और लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो ईमानदार है वो शुरू कर दे। उसके साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, मैं बता रही हूँ। और देखिए हमारे सेकंड लेटर में 101 डॉक्टर्स और 1000 से भी ज्यादा, 1100 से ज्यादा कंसर्न सिटीजन्स ने साइन करी थी। ये लेटर में हम इतनी पब्लिसिटी देंगे और भी लोग इसमें जैसे जुड़ते जाएंगे वो लोग जमीन पर भी काम करना शुरू कर देंगे। और बस वही ये सब ज्यादा होने वाला है। बाकी ये सरकार या ये मीडिया ऐसे 1-2 लेटर से नहीं सुनेगी, हमें जमीन पर ही बहुत बड़ी आवाज उठानी पड़ेगी। AI के बारे में आप कुछ बता रहे थे, AEI क्या है वो, उसके बारे में जरा डिटेल बताइए। AEFI मीन्स एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। मतलब आपको टीके देने के बाद जो भी विपरीत असर आती है, देखिए पैर दुखना या सिर दुखना, ये आपको लग रहा हो कि ये छोटी बात है, नहीं, ये छोटी बात नहीं होती है। सिर में अगर छोटे छोटे क्लॉट्स हो रहे हैं, उससे मैंने बताया ना अभी आपको कि ऐसे एक बंदे को मैंने जबरदस्ती करवाया डी डाइमर और उसके शरीर में क्लॉट्स फॉर्म हो रहे थे, उसको बचाया जा सका। तो ये जिसको हम छोटी बोलते हैं कि मेरे सर में दर्द रहा 2 दिन, पूरे बदन में दर्द रहा या पैर में दर्द हो रहा था, ये छोटे क्लॉट फॉर्मेशन के कारण हो सकता है। तो छोटी छोटी चीजों को भी दर्ज करना जरूरी है कि इतने लोगों को ये हुआ, इतने लोगों को ये हुआ। तो हमें जागरूक होके पहले तो सिस्टम मांगना है, सिस्टम में दर्ज भी हमें करना है। ये बात ज्यादा से ज्यादा AEFI, ये विपरीत असर कौन सी आ रही है, क्योंकि नहीं तो थोड़े साल के अभी तो बोल ही रहे और जोर से बोलेंगे, देखो हमने इतने वैक्सीन दिए उसमें सिर्फ 1 मरा। आपने दर्ज ही नहीं किए हैं केस, तो कैसे पता चलेगा कि कौन मरा, किसको क्या हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, तो वक्त की ज्यादा अब कमी है। मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हम लोगों ने बातचीत की है, बहुत लंबी बात की है, और हम तो कंटिन्यू रहेंगे मेडिकल इसके ऊपर। कुशवाहा जी कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर कुशवाहा, प्लीज प्लीज। So just wanted to inform a breaking news. 6 hours ago, Hindustan Times says new lineage of Omicron variant found. बताइए। Let's carry on with that. कोई बात नहीं है, उनको करने दीजिए, वो करते रहेंगे, उसके लिए नीलेश जी हैं ही और इधर हम भी हैं। तो आप सभी QVibe को थोड़ा फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस बातचीत को आगे बढ़ाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए QVibe को। हम जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना हमें आप सहयोग करेंगे, बस आपके सहयोग के सहारे हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये ईमानदार लड़ाई आपके सहयोग के बिना कामयाब नहीं हो सकता है। और देश भर के डॉक्टरों से हम अपील करते हैं कि डॉक्टर माया बलेचा अभी एक लिंक शेयर करेंगी, जो इस वीडियो में हम उस लिंक को शेयर करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करें, हमारे जो उन्होंने फॉर्म और जो लेटर दिया है उस पर वो साइन करें, और इस सिग्नेचर कैंपेन से आप जुड़िए, और क्या क्या उन्होंने डिमांड किया है ये डिमांड सरकार तक पहुंचाइए इस लेटर के माध्यम से। मैं देश भर के डॉक्टरों, देश भर के वकीलों, पत्रकारों, प्रोफेसरों, ब्यूरोक्रेट्स, कॉमन सिटीजन, सबसे मैं ये अपील करता हूं कि इस लेटर को आप साइन कीजिए, और साइन करके ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे और राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। और आपको एश्योर करते हैं कि जो काउंटर व्यू है, जो विज्ञान का व्यू है, जो साइंस का व्यू है, उसको हम दबने नहीं देंगे। साइंस कंप्रोमाइज नहीं होगा और ह्यूमैनिटी कंप्रोमाइज नहीं होगी। इस बड़े से बड़े धन्ना सेठ के सामने हम हथियार नहीं डालेंगे। बहुत बहुत आप सबका, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा आपका, नीलेश जी आपका, अमिताभ बनर्जी आपका, डॉक्टर माया आपका, और मयंक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।